हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में। लेकिन एंटी अरिथमिक ड्रग को पढ़ने से पहले हमें अरिथमिया के बारे में पता होना चाहिए कि अरिथमिया क्या है, क्या टाइप है और उसका कोर्स क्या है, कि वो किसकी वजह से होता है। तो आइए शुरू करते हैं अरिथमिया के बारे में। हमें जैसे कि हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक रिदम में काम करता है, एक सीक्वेंस में काम करता है। जब इस सीक्वेंस में और इस रिदम में अबनॉर्मेलिटी आ जाती है तब अरिथमिया कोज करता है, ये कंडीशन कोज होती है अरिथमिया। तो देखिए, एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द कार्डिक रिदम इज नोन एज कार्डिक अरिथमिया। जब कार्डिक की रिदम के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसको कार्डिक अरिथमिया कहते हैं। हमारी जो नॉर्मल कार्डिक रिदम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कार्डिक अरिथमिया है। जब हमें रिदम के बारे में पता होगा, हमारी नॉर्मल रिदम के बारे में पता होगा, तो जो नॉर्मल रिदम है हार्ट की, वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नॉर्मल रिदम है। तो आइए उसको पढ़ते हैं एक बार। हार्ट रेट शुड बी बिटवीन 60 बीट्स पर मिनट्स टू 100 बीट्स पर मिनट। जो हमारी हार्ट रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट से लेकर 100 बीट्स पर मिनट्स के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है हमारी नॉर्मल एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल रेंज है वो 60 से लेके 100 के बीच में होती है, जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है। अगर 60 से बिलो हो जाती है तब भी अरिथमिया कोज होता है, और अगर 100 से अबव हो जाती है तब भी अरिथमिया कोज होता है। देन सेकंड प्रॉपर्टी है, हार्ट रेट शुड बी ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड। जो हमारी हार्ट रेट है वो ओरिजिनेट होनी चाहिए एसए नोड से। जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं, ये देखिए यहाँ पे एक बार, ये हमारा कंडक्शन सिस्टम हमने दिखाया हार्ट के अंदर कि इम्पल्स जो होती है एसए नोड से जनरेट होती है, फर्दर फिर वो आर्ट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है और फिर एवी नोड तक सिग्नल जाता है, फिर वो फर्दर बंडल ऑफ हीज एंड बंडल ब्रांचेस देन परकिंजल फाइबर तक सिग्नल जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारा नॉर्मल कंडक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है कि एवरी हार्ट रेट शुड ओरिजिनेट फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड से ही जो है ओरिजिनेट होनी चाहिए हमारी नॉर्मल हार्ट रेट। और देन थर्ड प्रॉपर्टी है, इम्पल्स शुड कंडक्ट थ्रू नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। जो अभी हमने एक कंडक्शन पाथवे दिखाया कि पहले ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, फिर फर्दर एवी नोड, देन परकिंजल फाइबर, बंडल ब्रांचेस। तो एक नॉर्मल कंडक्शन जो पाथवे उसी को फॉलो करे हमारी इम्पल्स। ऐसा ना हो कि वो कहीं से भी आके इम्पल्स जनरेट होए और फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्शन कोज करे, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। वो जो है नॉर्मल रिदम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इम्पल्स शुड हैव अ नॉर्मल वेलोसिटी। जो हमारी इम्पल्स जो जनरेट होती है उसकी नॉर्मल वेलोसिटी होनी चाहिए, ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो वो क्या करेगा, रिदमिया कोज करेगा, और अगर वेलोसिटी कम हुई तब भी वो रिदमिया कोज करेगा। तो ये देखिए, ये हमने एक नॉर्मल ईसीजी दिखाई है हमारी। जो हमारी पी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हम पढ़ चुके हैं ये सब। वो हमारी रिप्रेजेंट करती है आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड टी वेव रिप्रेजेंट हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो अभी हमने बात की, हमने जब अरिथमिया के बारे में पढ़ा कि जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट है वो कितने होनी चाहिए, 60 से लेके 100 के बीच में होनी चाहिए, और हमारी एवरेज जो होती है 72 बीट्स पर मिनट होती है। लेकिन अगर हमारी हार्ट रेट जो है 60 से बिलो चली जाए, 60 से नीचे चली जाए, बीट्स 60 बीट्स पर मिनट से बिलो हो जाए, तब एक अरिथमिया कोज होता है। और अरिथमिया भी दो टाइप के हैं, अगर 60 से बिलो हो गया तब डिफरेंट अरिथमिया, अगर 100 से अबव हो गया तब डिफरेंट अरिथमिया। अब आइए देखते हैं 60 से बिलो वाले को क्या बोलते हैं। 60 से बिलो वाले को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। अगर हमारी हार्ट रेट जो है 60 से बिलो हो जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और अगर 100 से अबव चल जाए उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है। देन फर्दर हमारे पास जो टैकीकार्डिया वो भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स का होता है। जब हमारी हार्ट रेट 100 से अबव हो जाती है तब सिंपली क्या होता है, हमें टैकीकार्डिया कोज होता है। लेकिन अगर हमारी हार्ट रेट 150 से 250 बीट्स पर मिनट के बीच होती है तब उसको पैराक्सोमियल टैकीकार्डिया बोलते हैं। और जब हार्ट रेट 250 से 350 बीट्स पर मिनट के बीच आ जाए उसको फ्लटर टैकीकार्डिया बोल सकते हैं। और देन जब हमारे पास फिब्रिलेशन टैकीकार्डिया होता है तब 350 से अबव हो जाती है हमारी हार्ट रेट। देन पॉइंट ये आता है कि जो हमारा अरिथमिया है उसका कोज क्या है, वो किसकी वजह से हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि अरिथमिया जो है कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। तो एबनॉर्मलिटी इन रिदम किसकी वजह से हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने दिखाया है एबनॉर्मलिटी इन एसए नोड।
जो हमारा एसए नोड है, जब उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से अरिथमिया कोज होता है, उसको हम साइनस अरिथमिया कहते हैं। वो ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है और टैकीकार्डिया भी हो सकता है। लेकिन जब एबनॉर्मेलिटी आ जाए हमारे एट्रियल में और उसकी वजह से अरिथमिया कोज होए, तब हम उसको एट्रियल अरिथमिया कहेंगे। और जब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है एवी नोड के अंदर, तब हम उसको जंक्शनल अरिथमिया कहेंगे। और जब हमारी वेंट्रिकल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाए और उसकी वजह से अरिथमिया कोज होए, उसको हम वेंट्रिकुलर अरिथमिया कहेंगे। जो हमारे वेंट्रिकल से अबव जो हमारे पास ये तीन हैं, एसए नोड, एट्रियल और एवी नोड, इनकी वजह से जब अरिथमिया कोज होता है, तब हम उसको सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया कहते हैं। जब इन तीनों की वजह से जो है अरिथमिया कोज होए, तब उसको हम सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है अरिथमिया के कोज होने का। हमारे पास मेन तीन मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू जो है कार्डिक अरिथमिया होता है। सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है एनहांस्ड पेसमेकर एक्टिविटी। देन सेकंड होता है आफ्टर डीपोलराइजेशन एंड थर्ड होता है हमारे पास री एंट्री फिनोमिना, जिसकी वजह से जो है अरिथमिया कोज होता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एनहांस्ड पेसमेकर एक्टिविटी। एसए नोड एक्ट एज अ पेसमेकर। हमें पता है कि एसए नोड होता है हमारे कंडक्शन सिस्टम में, और इसको हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं, जो रिदम को मेंटेन करके रखता है। अगर इसके अंदर ही अब नॉर्मलिटी आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि अरिथमिया कोज होगा। तो एनहांस्ड पेसमेकर एक्टिविटी क्या है कि जो हमारा पेसमेकर है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, एलिवेट हो जाए, तब वो अरिथमिया कोज करेगा, बेसिकली टैकीकार्डिया कोज करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या होती है एसए नोड की। हमें नॉर्मली पता है एसए नोड एक्ट एज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट। एसए नोड को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। अंडरगो सेल्फ एक्साइटेशन एंड प्रोपिगेट द इम्पल्स टू द रेस्ट ऑफ द हार्ट। ये सेल्फ एक्साइटेशन होती है इसके अंदर और प्रोपिगेट करता है इम्पल्स टू द रेस्ट ऑफ द हार्ट। जो हमारी एसए नोड है उसके अंदर ऑटोमेसिटी होती है, वो क्या करती है, खुद जो है इम्पल्स को जनरेट करती है और फिर फर्दर जो है इम्पल्स को प्रोपिगेट करती है हार्ट के डिफरेंट पार्ट में। और द एसए नोड सेल, और ये जो हम कह रहे हैं कि इसके पास ऑटोमेसिटी है, ये कैसे है, ये क्यों है इसके पास ऑटोमेसिटी, और दूसरों जो और सेल्स होती हैं हमारे हार्ट की उनके पास ये ऑटोमेसिटी क्यों नहीं है। तो इसके लिए एक बार हमें, जब हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ा था, तब हमें यहाँ पे हमने देखा था कि एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमारी नॉर्मल जो हमारी मायोसेल्स होती है उनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है। इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट के अप्रोक्स होता है। लेकिन जो हमारी एसए नोड होती है उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -60 मिलीवोल्ट के आसपास होता है। तो ये जल्दी से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल गेन कर लेती हैं। और साथ ही साथ, और ये इनका ये -60 मिलीवोल्ट क्यों होता है, क्योंकि इनके पास लीकी सोडियम चैनल होते हैं जो कंटिन्यूसली सोडियम को जो है रिलीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो लेस नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मायोसेल। इसीलिए जो ये सेल्फ एक्साइटेशन होती है इनके अंदर, क्योंकि इन्हें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है क्रॉस करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहले से ही लेस नेगेटिव होती हैं और फर्दर डीपोलराइज हो जाती हैं एकदम से। तो ये देखिए, द एसए नोड सेल्स हैव अ लीकी सोडियम चैनल एंड कमिंग सोडियम टेक द रेस्टिंग पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड। एसए नोड्स के पास लीकी सोडियम चैनल होते हैं जो इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड क्रॉस करा देते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस करा देते हैं। देयर इज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल एंड डीपोलराइजेशन और डन, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीपोलराइजेशन हो जाती है एंड देन पोटेशियम जो चैनल होता है वो ओपन होता है और फिर रिपोलराइजेशन होती है और सेल, और यही जो प्रोसेस है बार बार कंटिन्यूसली होती रहती है। और यही जो है ऑटोमेसिटी है एसए नोड की। और अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो इम्पल्स जो है जल्दी से जनरेट होंगी, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। जब ये एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो इम्पल्स जो है पहले ही जनरेट हो रही हैं, यहाँ पे होनी थी लेकिन अब ये यहाँ पे जनरेट हो रही है, और जिसकी वजह से क्या होगा, अरिथमिया कोज होगा, बेसिकली टैकीकार्डिया कोज होगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा रीज़न है, मैकेनिज्म है कार्डिक अरिथमिया के कोज होने का। तो हमें इस मैकेनिज्म से क्या समझ में आया, एनहांस्ड पेसमेकर एक्टिविटी, जिसको हम एनहांस्ड ऑटोमेसिटी भी कहते हैं। इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि हार्ट जो है रिदम में वर्क कैसे करता है, अपने पेसमेकर की हेल्प से, एसए नोड की हेल्प से। अगर इस एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो इंक्रीज़ होनी भी हमारे लिए जो है नुकसान कर सकती है, इसलिए जो ये है हमारे जब एसए नोड की एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको हम एनहांस्ड पेसमेकर एक्टिविटी कहते हैं, एनहांस्ड ऑटोमेसिटी कहते हैं, तो ये अरिथमिया कोज करती है। ये मैकेनिज्म है हमारी अरिथमिया कोज होने का।
देन हमारे पास सेकंड है आफ्टर डीपोलराइजेशन। जो हमारा सेकंड मैकेनिज्म है आफ्टर डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारी सेल के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं मेनली, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। ओके, और जब डीपोलराइजेशन के बाद ही एक और डीपोलराइजेशन हो जाए फर्दर, मतलब डीपोलराइजेशन जो फेस है वो डिस्टर्ब हो जाए, डीपोलराइजेशन के बाद फिर डीपोलराइजेशन हो, यानी आफ्टर डीपोलराइजेशन, तो वो क्या करेगा, जो हमारी नॉर्मल रिदम है उसको एबनॉर्मल कर देगा। तो ये देखिए, इन वेंट्रिकुलर सेल एक्शन पोटेंशियल जनरेट, एक नॉर्मल वेंट्रिकुलर सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं जिसकी वजह से सेल डीपोलराइज होता है, और फिर फर्दर प्लेट्यू फेस आता है कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से, और फिर पोटेशियम चैनल ओपन होता है और रीपोलराइज होती है। फिर फर्दर ये फेज 4 आता है जिसमें ये रेस्टिंग में चली जाती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन कर लेती है। फिर फर्दर जो है सोडियम चैनल ओपन होते हैं और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। लेकिन जो हमारा आफ्टर डीपोलराइजेशन कहने का मतलब है, ये जो डीपोलराइजेशन हुई है इसके जस्ट बाद दोबारा से डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल रिदम के अंदर जो है अब नॉर्मेलिटी आ जाती है। अब आफ्टर डीपोलराइजेशन भी फर्दर 2 टाइप का है, ईयरली आफ्टर डीपोलराइजेशन और डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन ड्यूरिंग फेज 3 इंटरप्टेड एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑसिलेट। इसमें क्या होता है, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या है कि जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई और जो रीपोलराइजेशन वाला फेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और यहाँ पे जो है साथ से एकदम जो है रीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारी नॉर्मल डीपोलराइजेशन होती है ऐसे, लेकिन अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि डीपोलराइजेशन हो रही है और प्लेट्यू फेज के बाद रीपोलराइजेशन फेज आना होता है, यानी फेज 3 आना होता है, और ये डिस्टर्ब हो जाता है और इसके साथ ही दोबारा से डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है, और इसको बोलते हैं अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। और डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, डिले होने के बाद जो इसका मेम्ब्रेन, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, और जब जैसे ये थ्रेशोल्ड को टच करता है एकदम से जो है सेल डीपोलराइज हो जाती है। लेकिन नॉर्मल डीपोलराइजेशन यहाँ होना था, लेकिन ये इससे पहले ही हो जाती है, इसलिए इसको डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसमें थोड़ा डिले होने के बाद डीपोलराइजेशन होती है। ये देखिए, आफ्टर अटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेकेंडरी डिफ्लेक्शन अक्कर। जो नॉर्मल सेकेंडरी, ये जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये अटेन कर लेती है यहाँ पे, लेकिन एक सेकेंडरी डिफ्लेक्शन अक्कर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है और डीपोलराइजेशन हो जाती है, और इसको हम डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन कहते हैं। ये भी जो है हमारा अरिथमिया कॉज करता है। देन हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म है री एंट्री। री एंट्री से हमें क्या समझ में आ रहा है, दोबारा से किसी चीज़ का एंटर होना। जैसे हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो SA नोड से इम्पल्स गया, फर्दर AV नोड, देन बंडल ब्रांचेस एंड फिर परकिंजल फाइबर, जब ये वापस से एंटर करने लगे तब क्या होगा, जो एक्साइटेड सेल हो फिर दोबारा से एक्साइट होंगे विदाउट एनी स्टिमुलस, बिना किसी इम्पल्स के वो दोबारा से एक्साइट होना शुरू हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, अरिथमिया कोज होता है। तो री एंट्री भी यही है एक टाइप से। देखिए, ड्यू टू abnormality ऑफ कंडक्शन एन इम्पल्स में रीसर्कुलेट इन हार्ट एंड कोज अ रिपीटेटिव एक्टिवेशन विदाउट नीड फॉर न्यू इम्पल्स। ये एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हमारे कंडक्शन सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स है वो रीसर्कुलेट होती है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से रिपीटेटिव एक्टिवेशन होती है हमारी सेल्स की, मायोसेल्स की, विदाउट नीड ऑफ न्यू इम्पल्स, जैसे हम बता चुके हैं। ए प्री मैच्योर इम्पल्स जो है टेम्परेरी ब्लॉक्ड बाय इन वन डायरेक्शन बाय रिफ्रैक्टिव टिश्यू एंड मेक वन वे ट्रांजिट। इसको डायग्राम से देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, परकिंजल फाइबर और वेंट्रिकुलर फाइबर के जंक्शन दिखाया है, जहाँ पे इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है ऐसे, और ये ट्रांसमिट हो रही है इम्पल्स, और ऐसे ट्रांसमिट हो रही है इम्पल्स। लेकिन जब ये यूनिडायरेक्शनली ब्लॉक हो जाए बाय रिफ्रैक्टिव टिश्यू, तब क्या होगा, ये ऐसे नहीं जा पाएगी। जैसे ये इम्पल्स जो होती है ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, लेकिन जब रिफ्रैक्टिव टिश्यू की हेल्प से जब ये यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक हो जाए, मतलब ऐसे नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे चली जाएगी। ये जो यहाँ पे इम्पल्स आनी थी वो अब यहाँ तो नहीं जा पाएगी, तो वो अब ऐसे जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक इम्पल्स जो जा चुकी है, जो इसको एक्साइट कर चुकी है, इसको एक्टिवेट कर चुकी है, अब ये भी आएगी, ये इसको री एक्साइट करेगी, और ये फर्दर जब ऐसे जाएगी, ये फर्दर फिर अब यहाँ पे एंटर करेगी, क्योंकि ये तो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शनल से ब्लॉक है, लेकिन ये ऐसे री एंटर कर जाएगी, इसीलिए इसको री एंट्री बोला गया है। इस मैकेनिज्म के थ्रू ये री एंट्री कर जाएगी और फर्दर जो है एक्साइट करेगी। ऐसे ही फर्दर यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है एक और एट्रियम का,
कि इम्पल्स जो होती है ऐसे जाती है, और जो हमारे पास ऑब्स्टैकल होता है, ऑब्स्टैकल यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल सेल होती है, मतलब इसमें से इम्पल्स नहीं जनरेट हो पाती, तो ये इसके सराउंडिंग जाके ऐसे चली जाती हैं। लेकिन अगर ये रिफ्रैक्टिव टिश्यू से एक साइड से ब्लॉक कर दी जाए तब क्या होगा, यानी यूनिडायरेक्शनली, तब ये ऐसे नहीं जाएगी और ऐसे जाएगी और फर्दर जो है री एंटर करती जाएगी, और जो यहाँ पे एक्साइटेड सेल थी ये री एक्साइट हो जाएंगी। तो इस तरह से री एंट्री जो है अरिथमिया कोज करती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे है एक्स्ट्रा सिस्टोल। अरिथमिया की टाइप्स हैं ये। एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब क्या है, जब हमारा जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो, मोर प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब डीपोलराइजेशन जो है वेंट्रिकल्स की पहले ही बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, टैकीकार्डिया लीड करता है। देन फर्दर है हमारे पास टोरसार्ड्स डी पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर अब नॉर्मेलिटी आ जाती है। पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जब अरिथमिया कोज होता है एसए नोड की एबनॉर्मेलिटी की वजह से और एवी नोड की और एट्रियम की वजह से, जब एबनॉर्मेलिटी हो और हमारी हार्ट रेट जो है 150 से 250 बीट्स पर मिनट के बीच में आ जाए, उसको पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। देन फर्दर है एट्रियल फ्लटर, जब 250 से इंक्रीज हो जाए, और एट्रियल फिब्रिलेशन जब 350 से इंक्रीज हो जाए। तो ये कुछ टाइप थे हमारे पास।